नमस्कार प्यारे साथियों, मैं अंकित वर्मा और हम पढ़ रहे हैं कक्षा 10 का नया सिलेबस नई किताब के अनुसार। तो प्यारे विद्यार्थियों, हमने इस सेशन के अंदर स्टार्ट किया था कक्षा 10 का नया चैप्टर जिसका नाम है बहुपद पॉलिनॉम्स, जिसमें हमने एक्सरसाइज 2.1 को बिल्कुल अच्छे सॉल्यूशन कर लिया है और 2.2 का भी हमने एक क्वेश्चन के 3 पार्ट कर लिए हैं। आज हम उसके क्वेश्चन नंबर 1 के आगे के 3 पार्ट करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए प्यारे प्यारे विद्यार्थियों, आज हम इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। आई होप कि आपने इससे पहले वाले जो 3 पार्ट में आपको सॉल्यूशन करना बताया था वो आपने देख लिया होगा, क्योंकि कुछ कारण होते हुए, क्योंकि कल लाइट की कमी थी इसलिए हमें वीडियो को बीच में रोकना पड़ा, इसलिए हम क्वेश्चन को पूरा नहीं कर पाए थे। लेकिन कोई बात नहीं है, उस क्वेश्चन को आज हम पूरा करेंगे। ठीक है, तो प्यारे साथियों, क्वेश्चन नंबर इसका पार्ट नंबर 4 क्या कहता है, चलिए समझते हैं। तो सबसे पहले हमें आपको पता है कि क्वेश्चन नंबर 4 में क्या करना है कि निम्नलिखित घात बहुपद में शून्यांक ज्ञात कीजिए और शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। हमें ये क्वेश्चन कहता है, और मैंने आपको कल अच्छे से बताया था कि सबसे पहले आपको इक्वेशन देखिए, उसमें से आपको ए और बी और सी की मान निकालना है। आप ए और बी और सी की मान निकालना सीख गए हैं। उसके बाद आपको क्या करना है प्यारे साथी, उसके बाद आपको शून्यांकों का योग और शून्यांकों का गुणनफल निकालना है। तो अल्फा और बीटा का मान निकालना था। वो कैसे निकालते थे, हम इक्वेशन का गुणनखंड करते थे, फैक्टर करते थे और उससे निकालते थे। तो चलिए वही काम करेंगे। सबसे पहले यहाँ से ए और बी और सी की मान निकाल लेंगे, उसके बाद उसके फैक्टर करेंगे और उसके बाद अल्फा और बीटा की मान ज्ञात करेंगे। उसके बाद हम उनकी शून्यांकों का योग और शून्यांकों के गुणनफल की सत्यता की जांच करेंगे। ठीक है, तो प्यारे विद्यार्थियों, चलिए इस क्या कहता है इसका पार्ट नंबर 4 समझते हैं। इसमें कहा है कि 4u² प्लस 8u, इसके आगे कुछ नहीं है सी वाला पार्ट, तो क्या मैं 0 लगा दूं? आप कहेंगे सर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लगा दो, क्योंकि हमें पता है कि ax² प्लस by प्लस सी, इसे हमें ax² प्लस by प्लस सी के रूप का बनाना था, क्योंकि यहाँ से हमें x² बराबर तो u² हो गया, y बराबर u हो गया, तो यहाँ से a का मान तो 4 आ गया। a का मान कितना आ गया? 4 आ गया। और b का मान कितना आ गया? आप कहेंगे 8 आ गया। b का मान कितना आ गया? 8 आ गया। तो प्यारे विद्यार्थियों, a का मान 4, b का मान 8 आ चुका है और c का मान आप बताएंगे, आप कहेंगे c का मान सर 0 आ गया। यहाँ तक किसी भी साथी को कोई दिक्कत नहीं होगी। देखिए ये क्या था, 4u² प्लस 8u था, हमें इसके अंदर c का मान नहीं दिया गया था, हमने अपनी तरफ से 0 लिख दिया। कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अगर इक्वेशन में 0 जोड़ते हैं या घटाते हैं तो कोई इक्वेशन में फर्क नहीं पड़ता है। तो ठीक ऐसा ही काम हमने यहाँ किया, तो यहाँ से c का मान निकल के आ गया। उसके बाद देखिए यहाँ से जब इसका काम हो गया तो इसे हम रब कर लेते हैं। ठीक है, अब बात करेंगे हम, आपको पता है कि उसके बाद हमें गुणनखंड करना होता है, फैक्टर करना होता है, तो वो करते हैं। जैसे ही आपने क्या देखा 4u² प्लस 8u को देखा, तो आपके मन में एक सवाल पैदा हुआ कि सर इसमें तो गुणनखंड कैसे करें। गुणनखंड करने के लिए पहले और लास्ट की गुणा करनी होती है और बीच में 3 पद होते हैं, तो यहाँ पे 2 पद है, तो कोई बात नहीं है। इससे हमारे लिए तो और फायदे की बात है कि इन दोनों में से आप डायरेक्ट कॉमन ले लो। अगर गुणनखंड नहीं हो रहे हैं तो डायरेक्ट इनके कॉमन ले लो, क्योंकि गुणनखंड हम कर ही नहीं सकते। गुणनखंड कब करते? जब इसके 3 मान होते, यानी सी का कुछ ना कुछ मान होता। मान लो कि 4 को अगर 0 से गुणा करो 0 आएगा, इस संख्या बताओ जिसको गुणा करो 0, तो इसका कोई फैक्टर नहीं बनने वाला है, तो यही इसका फैक्टर है। तो यहाँ से क्या कॉमन आएगा, आप कहे 4 यहाँ भी है, 4 यहाँ भी है, क्योंकि 4 का भाग देखो इसमें भी जा रहा है, इसका इसके यहाँ भी u है और यहाँ भी u है, तो यानी 4u कॉमन आ गया। तो यहाँ पे क्या बचा? u प्लस 4 कॉमन ले लिया तो 4 दूनी 8 और u का u बचा। ठीक है, तो क्या बचा? u को थोड़ा सा इस प्रकार लिख देते हैं ताकि आप समझ सकें। ठीक है, तो यहाँ पे आ गया 4u 4 प्लस 2u। अब हमारे पास ये आ गया, एक बार 4u को 0 के बराबर कर दो, एक बार इसको 0 के बराबर। सबसे पहले अगर 4u को 0 के बराबर करें तो u का मान अगर 4 गुना में इधर जाएगा तो आप कहेंगे भाग में, तो 0 में 4 का भाग देंगे 0 ही आएगा। क्या आएगा? 0 में अगर 4 का भाग देंगे तो 0 ही आएगा। फिर क्या करते हैं, u प्लस 2u, सॉरी 4 प्लस 2u को u है, सॉरी u प्लस 2u को किसके बराबर करेंगे? 0 के बराबर करेंगे। तो करो u बराबर, ये प्लस का 2 इधर जाएगा तो आप कहेंगे माइनस का 2u। ठीक है, अब ये
देखिए हमने यहाँ से u कॉमन ले लिया तो यहाँ पे क्या बचा, सिर्फ u 2 ही बचा, ठीक है, u प्लस 2 बचा, u प्लस 2 बचा, ठीक है। तो हम थोड़ा सा मीठे कर दिया क्योंकि जैसे ही हमने 4 कॉमन लिया तो 4 दूनी 8 और u भी कॉमन ले लिया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बचा, u प्लस 2, ये u है, ठीक है। तो देखिए u बराबर ही प्लस का 2 इधर जाएगा तो माइनस का 2, यानी हमारे पास एक तो u बराबर -2 आता है, जो पहला मान आया है u बराबर 0, इसे तो हम अल्फा बोल देंगे, और जो दो बार दूसरा आया है उसे u बराबर यानी बीटा बोल देंगे। बीटा का मान आ गया -2 और अल्फा का मान आ गया 0। देखिए a b और c का मान आ गया, अल्फा बीटा का मान है आपके पास। शून्याङ्कों का योग ज्ञात करना है, गुणनफल ज्ञात करने का आप सूत्र जानते हैं। तो प्यारे विद्यार्थी और अब आपको क्या चाहिए, हम जानते हैं कि शून्याङ्कों का योग क्या होता है। शून्याङ्कों का योग होता है, आप कहेंगे अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। अल्फा का मान तभी निकाला था, कितना आया 0, प्लस बीटा का मान कितना आया -2, बराबर b का मान कितना है, b का मान 8 है, लेकिन उसके आगे माइनस है तो माइनस है, a का मान 4, -2 का देखो प्लस माइनस माइनस, और 0 में से -2 घटाएंगे तो माइनस का 2 ही आएगा। 4 दूनी 8, यानी कितना आ गया -2। यानी अगर लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड बराबर है तो इसका मतलब जो शून्याङ्कों का योग आपने निकाला है वो बिल्कुल राइट निकाला है। क्या निकाला है, बिल्कुल राइट निकाला है। तो प्यारे विद्यार्थियों इसी तरीके से हम क्या निकालेंगे, शून्याङ्कों का गुणनफल निकालेंगे, जिसका सूत्र होता है अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। क्या होता है सूत्र, आप कहेंगे कि सर अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है c/a। किसका होता है, गुणनफल का होता है, ठीक है। अल्फा का मान कितना है प्यारे साथियों, अल्फा का मान है मेरे पास 0, गुणा बीटा का मान कितना है, आप कहेंगे -2, बराबर c का मान कितना है 0, और a का मान कितना है 4, ठीक है। तो -2 को 0 से गुणा करेंगे तो प्यारे साथी हमेशा याद रखिए 0 एक ऐसी चीज है जो कितनी भी बड़ी संख्या हो उससे गुणा करें तो 0 ही आएगा। यानी अगर आप अगर अपनी संगति में कितने अच्छे हैं, उस संगति में अगर एक ऐसा आदमी है कि वो सभी को खराब कर सकता है, तो इसलिए बोला जाता है कि अपनी संगति अच्छी रखनी चाहिए, ठीक है। तो प्यारे विद्यार्थियों -2 को 0 से गुणा करेंगे तो 0, और 0 में 4 का भाग देंगे तो ही 0 आएगा। 0 के साथ कोई खिलवाड़ करेगा तो वो अपने आप में बदल देगा, यानी लेफ्ट हैंड साइड बराबर होगी राइट हैंड साइड के, यानी शून्याङ्कों का गुणनफल भी हमने बिल्कुल सही निकाला है। तो इस प्रकार आपको चेक करनी थी क्या ये क्वेश्चन सही है, हमने चेक कर दिया और यही आपको बताना था। बिल्कुल आसान क्वेश्चन था, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। तो प्यारे साथियों अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहिए तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और इसके पार्ट नंबर 5 पे चलते हैं, उसको समझते हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों पार्ट नंबर 5 क्या है कि t² -15, बिल्कुल आसान सा पार्ट है, लेकिन फिर भी बच्चे इसमें थोड़ा सा घबरा जाते हैं कि ये क्या आ गया सर, डायरेक्ट अगर गुणाखंड करना आए तो हम कर सकते हैं, लेकिन ये थोड़ा सा अलग आ गया t² -15, इसमें क्या किया जाए। लेकिन कोई बात नहीं है प्यारे साथियों, इसके लिए भी हम क्या करेंगे। अब प्यारे साथी आपको पता है कि इक्वेशन किस रूप की होती है। सबसे पहला काम क्या होता है, हमें a और b और c का मान निकालना है। तो सबसे पहले a और b और c का मान निकालेंगे, तो उससे पहले हमें पता है कि ax² प्लस bx प्लस c से हम क्या करते हैं, तुलना करते हैं। तो क्या ये t² तो है, ये इक्वेशन -15 है, तो 15 इसके साथ कोई भी x की वैल्यू नहीं है तो यहाँ पे आ जाएगी, ठीक है। और bx यानी इस बार bx बराबर कुछ नहीं दिया, मैं मान लेता हूँ वो 0x है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 0x का जोड़ दूं चाहे 0x को घटा दूं, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, वो इक्वेशन तो सेम की सेम रहने वाली है। लेकिन यहाँ से हमें एक बात का पता चल जाता है कि a और b और c का मान क्या आएगा। तो प्यारे साथियों t² का गुणांक x² है, यानी यहाँ से a का गुणांक क्या आ गया, कुछ नहीं है तो यहाँ पे 1, तो a का गुणांक आ गया 1, b का गुणांक कितना है, आप कहेंगे b का गुणांक 0, और c का गुणांक कितना है प्यारे साथी, c का गुणांक है, c का गुणांक बताओ, आप कहेंगे -15, ठीक है। तो यहां से हमें a और b और c का मान मिल गया, ठीक है। किसका मान मिल गया, a और b और c का मान मिल गया। तो एक बार इसे रब कर दे,
ठीक है, ये सिर्फ हमने ए और बी और सी का मान निकालने के लिए किया था। उसके बाद क्या करना है, आपको इसके फैक्टर करना है। और जैसे ही आपका यानी गुणनखंड पर ध्यान जाता है तो आपका दिमाग डगमगा जाता है कि सर ये क्या होगा, कैसे पेन चलाए। तो प्यारे साथियों देखिए, इसमें पेन चलाना सीखेंगे हम। कैसे करना है कि अगर टी स्क्र माइनस 15 है, अगर टी स्क्र है, क्या माइनस 15 को मैं अंडर रूट लिख सकता हूँ क्या? उसका स्क्वायर कर दूं कोई फर्क पड़ेगा क्या? अब आप कहेंगे सर ये क्या कर गया, इससे अच्छा तो पहले ही था, वही हमें समझ में आ रहा था कुछ ना कुछ, ये अंडर रूट कहाँ से आ गई, एक अलग समस्या ही है। तो प्यारे साथियों ये अंडर रूट समस्या नहीं है, यही इसका सॉल्यूशन है। बताऊंगा ऐसा क्यों किया, क्योंकि देखिए आपको पता है कि अंडर रूट 15 का स्क्वायर हटाऊंगा तो अंडर रूट 15 इंटू अंडर रूट 15 कितना होगा। आपको पता है किसी भी अंडर रूट वाली संख्या को अगर गुना करूंगा तो सिर्फ अंदर वाली संख्या ही बचेगी, ठीक है। तो यानी अंडर रूट 15 गुना अंडर रूट 15 ही होता है। तो इस 15 की जगह मैंने क्या लिख दिया, अंडर रूट 15 की स्क्वायर, यही लिखा है। और ऐसा क्यों लिखा, क्योंकि मुझे पता है ये क्या बन गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का रूप। हम जानते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए प्लस बी और ए माइनस बी। हम अच्छी तरह जानते हैं कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए प्लस बी ए माइनस बी। तो हमें यहाँ से फैक्टर करने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा, हम फटाफट बता देंगे इसके फैक्टर यही होंगे। तो प्यारे विद्यार्थियों, क्योंकि देखिए ये ए का रूप का काम करेगा, ये बी का क्या कहता है, ए प्लस बी यानी टी प्लस अंडर रूट 15 और ए माइनस बी यानी टी माइनस अंडर रूट 15, ठीक है। ये क्या आ गया, टी प्लस अंडर रूट 15। क्या हमें टाइम लगा फैक्टर करने में, अगर थोड़ा सा आप अपना दिमाग यूज करते हैं, क्या 15 को अंडर रूट 15 लिख दूं मैं और उसका स्क्वायर कर दूं, और तो हमें पता चल जाएगा कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का रूप बन जाएगा। अगर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का रूप बन गया है तो हम इसे ए प्लस बी और ए माइनस बी लिख सकते हैं। यहाँ तक आपको समझ में आ गया। एक बार इसको 0 के बराबर रखेंगे और एक बार इसको, यहाँ से हमें अल्फा और बीटा का मान मिल जाएगा। तो चलिए करते हैं, जब t प्लस अंडर रूट 15 को इसको 0 के बराबर रखा तो t बराबर ये प्लस का अंडर रूट इधर जाएगा तो क्या आएगा, माइनस का अंडर रूट 15। ये किसका मान आ गया, अल्फा का मान आ गया। तो बीटा का मान कैसे निकाल, ये अब क्या करते हैं, t माइनस अंडर रूट 15 को, t माइनस अंडर रूट 15 को क्या करते हैं 0 के बराबर। तो t बराबर ये माइनस का अंडर रूट 15 इधर जाएगा तो प्लस का अंडर रूट 15। ये किसका मान आ गया, बीटा का। यहां से हमें अल्फा मिल गया, बीटा मिल गया, ए का मान मिल गया, बी का मान मिल गया, सी का मान मिल गया। हमारे पास सूत्र सामने है और हमें क्या चाहिए। तो चलिए हम क्या निकालेंगे, शून्यांकों का योग निकालेंगे। शून्यांकों का योग कैसे निकालते हैं, आप कहेंगे सर अल्फा प्लस बीटा, सूत्र होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस का बी बटे ए। ओके, क्या होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटे ए। तो अल्फा का मान कितना है, अल्फा का मान तो माइनस का अंडर रूट 15, माइनस का अंडर रूट 15 प्लस बीटा का मान कितना है अंडर रूट 15 बराबर माइनस है तो माइनस लगा दो। बी का मान कितना है, बी का मान है 0, ए का मान कितना है 1। इसको हल करो, देखो अंडर रूट 15 में से 15 जाएगा, कितना बचेगा, देखो मैं कहूँ 1 में से 1 गया 0, यानी किसी भी सेम संख्या में सेम संख्या बताएंगे 0 ही बचेगा। तो अंडर रूट 15 में से अंडर रूट 15 गया 0 बराबर 0 को 1 से भाग देंगे तो क्या आएगा, 0 को 1 से भाग देंगे तो आप कहेंगे कि 0 को अगर 1 से भाग देंगे तो 0 ही आएगा, यानी लेफ्ट हैंड साइड बिल्कुल बराबर है राइट हैंड साइड के। तो यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं, यहाँ से बोल सकते हैं कि जो हमारा मान आया है वो क्या आया है, बिल्कुल सही आया है। तो इसी तरह हम क्या निकालेंगे, इसका गुणनफल निकालेंगे। शून्यांकों का गुणनफल क्या होता है, आप कहेंगे सर गुणनफल तो होता है अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है सी बटे ए के। अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है सी बटे ए के, हम ये जानते हैं। तो देखिए अल्फा का मान कितना है, अल्फा का मान अभी निकाला था माइनस के अंडर रूट 15 गुणा बीटा का मान कितना है अंडर रूट 15 बराबर सी का मान बोलो, सी का मान है माइनस के 15 और ए का मान कितना है आप कहेंगे 1। इसको हल करो,
√15 को अगर √15 से गुणा करते हैं तो मैंने अभी बताया था सिर्फ क्या आएगा 15, लेकिन साथ ही माइनस है तो क्या आ जाएगा -15। -15 में 1 का भाग देंगे तो -15 ही आएगा, यानी राइट हैंड साइड बिल्कुल इक्वल है राइट, ये यानी RH देखिए LHS बराबर है राइट हैंड साइड, यानी हम कह सकते हैं जो हमने शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल निकाला है वो बिल्कुल राइट है, और यही हमें क्या करना था, निकालना था। आई होप कि आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो प्यारे साथियों चलिए इसका पार्ट नंबर 6 देखते हैं और इसी के साथ इस क्वेश्चन का खात्मा करते हैं। आई होप कि आपको यहाँ तक बिल्कुल अच्छे से समझ में आए होंगे। चलिए इसका पार्ट नंबर 6 देखते हैं, उसको समझते हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों ये रहा इसका लास्ट पार्ट, और अंतिम पार्ट क्या कहता है कि 3x² - x - 4 बराबर 0 है। तो सबसे पहला काम है यहाँ से हम क्या निकालेंगे, a और b और c का मान निकालेंगे। a का मान कितना है, आप कहेंगे a का मान तो 3 है। आई होप कि आप यहाँ से समझ गए होंगे कि b का मान x का गुणांक क्या है 1, और c का मान क्या है, c का मान है -4। ठीक है, तो अब हमें इसके फैक्टर करने हैं। इसके फैक्टर करने के लिए आपको पता है फर्स्ट और लास्ट का गुणा करना पड़ता है, और जो सिर्फ लास्ट से जस्ट पहले वाला चिन्ह है वो ये बताता है कि गुणा करें, जोड़े या फिर घटाए। जो बीच वाली संख्या होती है वो जोड़ने या घटाने पे कितनी आनी चाहिए वो आपको लिखी हुई है। तो क्या है, मैं कहूँ कि फर्स्ट और लास्ट, फर्स्ट क्या है आप कहें 3 और लास्ट क्या है 4, 3 चौकी 12, यानी गुणा करने पर कितना आना चाहिए 12, और इसके आगे जस्ट पहले चिन्ह कौन सा है माइनस। और ऐसी दो संख्या बताओ जिनको गुणा करें तो 12 आना चाहिए, और जिन दोनों संख्या को आपस में घटाएं तो कितना आना चाहिए -x। अब बताओ -x क्या आएगा, मैं कहूं कि 4x में से 3x गए, 4 को 3 से गुणा किया मैंने 12 आ गए, ठीक है, और 4 में से 3 घटाए, आप कहेंगे कि 1x आ गए, लेकिन हमें तो -x चाहिए। तो इसके लिए क्या करना है, आपको पता है कि जो ये पहले वाला है इसे माइनस का बना दो, -4x में से आप क्या घटा दो, -3x घटा दो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ऐसा क्यों किया, क्योंकि -4x तो रहेगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 3x, -4x में से 3x घटाएंगे तो आपको पता है -x बचेगा। तो थोड़ा सा आपको अपना दिमाग खर्च करना होगा कि हमें -x लेके आना है, तो क्या -4x में से मैं -3x घटा दूं, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और -4x में से 3x जाएगा तो माइनस का x बचेगा, और यही हमें करना था। ओके, तो देखिए माइनस का x, तो क्या इस माइनस के x की जगह मैं -4x और +3x लिख सकता हूँ, तो लिख सकते हैं। इसमें क्या है 3x² -x की जगह हम लिख सकते हैं -4x +3x -4 बराबर 0। अब आपको पता है इन दो के जोड़े बना दूं, बनाओ दो के जोड़े, बताओ बनाओ क्या होगा, तो दो के जोड़े इनके आपस में जोड़े बना दो। इनमें से क्या कॉमन आ रहा है, आपने कहा कि इसमें और इसमें क्या कॉमन आ रहा है, x कॉमन आ रहा है, यानी यहाँ भी x कॉमन आ रहा है और यहाँ भी, तो x कॉमन आ गया। क्या बचा यहाँ पे, x² था तो एक x तो बाहर ले लिया, सिर्फ क्या बचा 3x -4 प्लस यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है, यहाँ से कुछ नहीं कॉमन आ रहा है, तो यहाँ से सिर्फ एक कॉमन ले लेंगे और क्या बचेगा 3x -4। लेकिन वापस से हमें दिखाई दे रहा है इसमें भी 3x -4 कॉमन आ रहा है और इसमें भी 3x -4 कॉमन आ रहे हैं, तो वापस ये ले लो 3x -4 इसमें से कॉमन आ गया। यहाँ पे क्या बचा x + 1 बराबर 0। ओके, ये आ गया 3x -4 बराबर 0 और x + 1 बराबर 0 कर दो। बस आपको इतना सा काम करना है। 3 माइनस, तो क्या करेंगे, एक बार इसको 0 के बराबर कर दो, 3x -4 बराबर 0 करेंगे तो 3x बराबर माइनस का 4 इधर जाएगा तो प्लस का 4। हमें तो इस x का मान चाहिए, तो ये 3 गुणा में है, इधर भेज दो, क्या आएगा भाग। जो ये x का मान है इसे अल्फा नाम दे देंगे, ये अल्फा का मान होता है, जो पहले मान आएगा उसे अल्फा बोलेंगे। x + 1 बराबर 0 करेंगे तो x बराबर ये प्लस का 1 इधर जाएगा तो माइनस का 1, और ये मान हम बोल देंगे कि बीटा का आया है। अब हमारे पास अल्फा का मान आ चुका है, बीटा का मान आ चुका है, ए और बी और सी का मान आ चुका है, और हम शून्याङ्कों का योग ज्ञात करना और शून्याङ्कों का गुणनफल ज्ञात करने का सूत्र जानते हैं। तो क्या होता है शून्याङ्कों का योग,
देखिए बार बार सूत्र लिख रहा हूँ ताकि आपको याद हो जाए, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटे ए। अल्फा का मान अभी निकालते हैं 4/3 प्लस बीटा का मान -1 बराबर बी का मान कितना है 1 और ए का मान कितना है 3। अब इसको हल कर दो, क्या कर दो इसको हल। तो देखिए यहां से एलसीएम क्या आएगा, ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा, देखो 4/3 प्लस माइनस -1 बराबर माइनस का 1/3। अब इसको हल करो, यहां से एलसीएम क्या आएगा 3, 3 एकम 3 यानी 4 - 3 क्या आया, यहां से क्या आया प्यारे साथी, यहां से देखिए b का मान क्या है -1 आएगा, b का गुणांक क्या आएगा -1 आएगा। तो b का मान क्या आ जाएगा, यहाँ पे माइनस पहले था और माइनस था, तो ये क्या हो जाएगा माइनस माइनस, देखो यहाँ पे माइनस, क्योंकि b का मान क्या है माइनस का आएगा, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पे प्लस हो जाएगा। ठीक है, बस ये थोड़ी सी मिस्टेक हो गई। यहाँ पे क्या है 1/3, 4 में से 3 जाएगा तो 1/3 बराबर बचेगा 1/3, यानी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बिल्कुल इक्वल है। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं जो शून्याङ्कों का योग है वो बिल्कुल राइट निकाला है हमने, बिल्कुल राइट। अब हमें क्या करना है, यहाँ से शून्याङ्कों का गुणनफल निकालना है, शून्याङ्कों का गुणनफल। गुणनफल क्या होता है आप जानते हैं, हम जानते हैं कि अल्फा बीटा बराबर होता है c/a। आप कहेंगे अल्फा का मान है हमारे पास 4/3 इंटू बीटा का मान कितना है -1 बराबर c का मान है -4 बराबर a का मान है आपके पास 3। -1 को 4 से गुणा किया -4 3/3 बराबर -4/3। यहाँ से भी हमारे पास जो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बिल्कुल आई है, इसका मतलब जो हमने शून्याङ्कों का योग और शून्याङ्कों का गुणनफल निकाला है बिल्कुल इक्वल आया है। प्यारे साथियों ये था आपका क्वेश्चन नंबर 1 जिसका हम खात्मा कर चुके हैं। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, अगर समझने में अच्छा महसूस हुआ तो कमेंट करके बताना कि आप ऐसी कक्षा 10 का पूरा मैथ सीखना चाहते हैं तो चैनल को आज ही ज्वाइन करिए और कमेंट करके जरूर बताना कि क्लास कैसी लगी। तो प्यारे साथियों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल चैप्टर 2.2 की लास्ट क्वेश्चन के साथ, और कल हम एक्सरसाइज 2.2 का यानी प्रश्नावली 2 का ही खात्मा कर रहे होंगे। तो बिल्कुल छोटी सी प्रश्नावली है, अच्छे मार्क्स वाली है, तो आपको बिल्कुल अच्छे से करना है इसको और अच्छे से प्रैक्टिस करते रहिए। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।